कई सारे हलाल इंस्ट्रूमेंट है जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर हर हलाल दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट के अंदर की हुई इन्वेस्टमेंट से आने वाला प्रॉफिट आपके लिए हलाल ही होगा, ये जरूरी नहीं। जी हाँ, ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनके ऊपर हम आज की इस वीडियो में नजर डालेंगे। हर एक मोमिन जब इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है ना, तब उसके दिलो दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मैं जिस भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें से आने वाला रिटर्न, मेरे लिए प्रॉफिट जो भी होने वाला है, वो क्या मेरे लिए प्रॉफिटेबल, जो भी इनकम आने वाली है वो मेरे लिए हलाल होगी या हराम होगी। आज हम ऐसे लगभग लगभग कई सारे इंस्ट्रूमेंट पे नजर डालने वाले हैं जिसमें से किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए हलाल तरीके से कमाई का जरिया बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अल्फैज और आप देख रहे हैं शरिया स्विंग्स। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें से मेजरली 8 इंस्ट्रूमेंट पर आज हम नजर मारेंगे, जो कि है शेयर, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, आपका गोल्ड एंड सिल्वर, लैंड एंड प्रॉपर्टी। उसके बाद में मेजरली आता है कमोडिटीज और आपका फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट से आने वाली अर्निंग। शुरुआत करते हैं पॉपुलर वन से, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट यानी स्टॉक्स। जो भी कंपनी के शेयर्स होते हैं वो खरीदे जा सकते हैं। अब शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ये हलाल भी हो सकता है और हराम भी हो सकता है। कैसे जाने के अभी सब कुछ क्लियर करवा देते हैं। तो अब क्या होता है, कुछ कंपनीज शरिया कंप्लाइंट होती है और कुछ कंपनी नॉन शरिया कंप्लाइंट होती है। अब शरिया कंप्लाइंट लिस्ट जो होती है उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपके लिए हलाल होगा, और नॉन शरिया कंप्लाइंट में इन्वेस्टमेंट करना हम मोमिनों के लिए परमिसिबल नहीं है। अब आपको शरिया कंप्लाइंट शेयर्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से चुना जाता है, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना हुआ है और चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा क्लेरिफिकेशन मिलेगा किस तरीके से शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में आने वाले शेयर्स को चुना जाता है। अब मैं बात करूं कि शेयर मार्केट में आप लोग इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो, पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर मार्केट में आपको एक अच्छे तरीके की अच्छी नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके पे कहां पर आपको शेयर को बाय करना है और कहां पर आपको सेल करना है। डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ये रिस्क भी हो सकता है, पर डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल इनकम भी बना सकता है। बस आपको एक अच्छी खासी समझ होना भी शेयर मार्केट की बहुत जरूरी होती है। और शेयर मार्केट की अगर आपको अच्छी खासी समझ है तो शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अच्छी खासी हलाल कमाई का चांस यहां पर मिल जाता है शेयर मार्केट के थ्रू। एसआईपीज, एसआईपीज मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी हर एक जन अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि हफ्ते में हो गया, महीने में हो गया, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो कि इन्वेस्ट करते हो कंपनीज में, अब उसे कहते हैं एसआईपीज। अब एसआईपी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए हलाल हो सकता है, परमिसिबल है। बट शर्त यहां पर भी वही शर्त लग जाती है, आप जिस भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो चीज शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में शामिल हो जाना चाहिए, वो शेयर शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी अलग रूल नहीं है, बस वही रूल है जो आपका स्टॉक्स में लगता है। बस आप किसी भी तरीके से सिस्टमेटिक प्लान आपके पैसे का करो एसआईपी में करने के लिए, बट बशर्त यही है कि जिस भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो जगह शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में शामिल होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड यानी जो भी इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में देना जो कि पहले से इन्वेस्टमेंट के अंदर माहिर है, और उन लोग क्या करते हैं, हमारे पैसे को एक अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सेक्टर वाइज, अलग अलग शेयर्स के कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। अब ऐसे इन्वेस्टमेंट करने वाले कई सारे म्यूचुअल फंड्स है, पर उनमें से भी लगभग लगभग मेरी नजर में सारे के सारे नॉन शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में शामिल होते हैं, सिवाय दो तीन म्यूचुअल फंड के, जो कि अब मैं उसमें से एक का नाम लेना चाहूंगा, टाटा इथिकल फंड, जिसके अंदर मेरा पर्सनली इन्वेस्टमेंट भी चलता है। आप वहां पर अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप सारी सारी की सारी कंपनीज उस म्यूचुअल फंड में शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में शामिल होती है, तो वहां पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में शामिल होगा, और आपका वहां पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट से आने वाला रिटर्न आपके लिए हलाल होगा। गोल्ड एंड सिल्वर, ये इकलौता मेरी नजर में ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो नबी अलैहि सलाम के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चलता आ रहा है, और इसके अंदर आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना पूरी तरीके से हलाल है। बट यहाँ पर भी बाशर्त ये आती है, अगर आप गोल्ड या सिल्वर खरीद रहे हो तो पूरा पेमेंट वहां पर करना आपको बहुत जरूरी हो जाता है, और उस गोल्ड या सिल्वर को आपके हक में लेना है, यानी मालिका हक में आपको लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जब आप पूरा पेमेंट करोगे तभी वो आपके मालिक के हक में आ जाएगा पूरे तरीके से।
मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्यों तो आज के ज़माने में कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट चलते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के, जैसे कि फ्यूचर हो गया, ऑप्शंस हो गया। वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर आप पूरी पेमेंट नहीं अदा करते, कुछ थोड़ी पेमेंट अदा करते हो, और आप वहाँ पे फ्लक्चुएशन में जो भी गोल्ड एंड सिल्वर का जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है उसमें बैठ जाते हो, और वहाँ पे प्रॉफिट और मुनाफा आप लोग कमा सकते हो। ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो चलते हैं, तो वहाँ पर आप नहीं कर सकते। गोल्ड या सिल्वर आपको कभी भी खरीदना होगा तो आप डायरेक्ट गोल्ड या सिल्वर खरीद के उसका पूरा पेमेंट अदा करके उस गोल्ड और सिल्वर की आप पूरी तरीके से मालिक हो जाना चाहिए। चाहे आप फिजिकली लो या डिजिटली लो, कैसे भी हालत में आप गोल्ड खरीदो, बस आपको उस गोल्ड की पूरी पेमेंट अदा करनी है और उसका आपको पूरा मालिकाना हक हासिल कर लेना है। अब इसके अंदर से होने वाला मुनाफा आपके लिए पूरी तरीके से हलाल साबित होगा। लैंड एंड प्रॉपर्टी, अब लैंड एंड प्रॉपर्टी खरीदते हुए बस कुछ शर्तों का आपने ध्यान रख लिया ना, तो आपके लिए लैंड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से हलाल हो जाता है। बस शर्त ये होनी चाहिए, आप अगर लैंड को खरीदते वक्त या बेचते वक्त आपको ये बात का ध्यान रखना है, किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा, किसी के साथ में नाइंसाफी तो नहीं हो रही। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और एक दूसरी बात ये कि कोई भी बंदा अगर लैंड या प्रॉपर्टी, कोई भी इंसान, कोई भी शख्स लैंड या प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो वो जिस भी मजबूरी में बेच रहा है उस मजबूरी का आपने फायदा नहीं उठाना, और उसकी जो भी कीमत होती है, लेट अस सपोज ये जो वॉच है मेरे हाथ में, इसकी अगर 2 रुपए कीमत बन रही है, तो मैं मजबूरी में इस चीज को 1 रुपए में नहीं खरीद सकता, मेरे को इसकी पूरी कीमत ही अदा करनी पड़ेगी 2 रुपए, तब जाके इस चीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ और इसके अंदर से आने वाला रिटर्न मेरे लिए प्रॉफिटेबल, मुनाफे में हलाल साबित होगा। नहीं तो उसके अंदर से मजबूरन मैंने अगर किसी का हक मार के, या तो किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके, या तो कोई किसी के मजबूरी में 10 रुपए की चीज मैंने 5 रुपए की कीमत में खरीद ली और फिर उसको मैंने 10 रुपए में बेच दिया, तो इसके अंदर से होने वाला मुनाफा मेरे लिए हराम होगा। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना है लैंड एंड प्रॉपर्टी लेते वक्त, कि किसी का हक ना मारा जाए, किसी की जबरदस्ती मतलब सस्ते में प्रॉपर्टी मजबूरी में ना खरीदी जाए। इन बातों का ध्यान रखोगे आप, तो इंशाल्लाह प्रॉपर्टी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ हमारे लिए हलाल साबित हो। सेविंग अकाउंट्स एंड फिक्स डिपॉजिट, अब यहाँ पे बात आ गई बैंक्स की। अब बैंक्स की जब बात आती है ना, तो आज के हमारे भागदौड़ की जिंदगी में कैश जो है, पैसे जो है, वो हमारे घर में रखना हमारे लिए सेफ नहीं है, या तो किसी के पास हम लोग रखने के लिए दे भी नहीं सकते। ऐसे हालात है आजकल पैसों के बारे में। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना होता है कि बैंक्स में पैसे रखना पड़ते हैं। अब बैंक्स में हम लोग पैसे रखेंगे तो कहाँ पे रखेंगे, हमारे सेविंग अकाउंट्स में ही रखेंगे। अब सेविंग अकाउंट्स में हमने जो पैसे रखे तो उसके ऊपर बैंक कुछ ना कुछ हमें ब्याज देता है। अब ऐसे सूरत में क्या करें, तो देखिए मजबूरन हमें सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखने पड़ते हैं। अब उसके अंदर से समझ लो कुछ बैंक्स 3% देगी, 4% देगी, जो भी परसेंटेज में हमें ब्याज आएगा उसमें से हमें क्या करना है, उस पैसे को हमें सदका जारिया समझकर किसी ना किसी को अदा कर देना है, और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था वो हमारे पास हमें रखना है। फिक्स डिपॉजिट यानी क्या होता है, पूरी तरीके से हम कुछ समय के लिए बैंक को पैसे दे देते हैं, और वो बैंक को पैसे देने की वजह से वो हमारा जो अमाउंट होता है वो कुछ समय के लिए लॉक हो जाता है, वो बैंक के पास ही रहेगा उतने समय के लिए। अब वो जब बैंक के पास उतने समय के लिए रहेगा, तो उतने समय जब तक के बैंक के पास वो पैसे रहेंगे उसके अगेंस्ट में बैंक हमें कुछ ब्याज देगी, और वो ब्याज लेना हमारे लिए पूरी तरीके से इम्परमिसिबल है। तो यहाँ पर भी फिक्स डिपॉजिट करना कोई सेंस नहीं बनता। बॉन्ड्स, अब बॉन्ड्स यानी क्या होता है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलरली हमने एक वीडियो बना रखा है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। पर बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पूरी तरीके से इम्परमिसिबल है, क्यों तो हम लोग जहां पर भी बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उस अगेंस्ट में हम लोग वहां पे पैसे देते हैं, और उसके अगेंस्ट में हमें जो मिलता है वो ब्याज मिलता है, तो वो ब्याज लेना भी पूरी तरीके से हराम है। इसके लिए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आप नहीं कर सकते, इम्परमिसिबल होगा। अब आपको बॉन्ड्स होते क्या है ये समझना चाहते हो, किस तरीके से वहां से आने वाला इनकम हमारे लिए हराम हो सकता है, ये आप जानना चाहते हो, तो एक सेपरेटली वीडियो बनी हुई है, आप जाकर उस वीडियो को देख। कमोडिटीज, अब कमोडिटीज यानी क्या आता है, कमोडिटीज में कई सारी चीजें आती है, जैसे कि ग्रेन्स हो गया, आपकी गोल्ड सिल्वर भी इसी में आता है, वापस आपको कहूँ मैं क्रूड ऑयल्स हो गया, मतलब हनी हो गया, शहद वगैरह, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कमोडिटीज में आ सकती है। अब कमोडिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बस कमोडिटी के अंदर भी यही शर्त आएगी जो गोल्ड में आई थी, फिजिकली आपको पूरे तरीके से उसका मालिकाना हक लेना पड़ेगा, और उसके बाद में उसके अंदर जो ग्रोथ आएगी वो आपकी पूरी तरीके से आप उसके अंदर उसका प्रॉफिट का एंजॉय ले सकते हो, वो आपके लिए हलाल होगी। अब यहाँ पे बशर्त और एक शर्त जुड़ जाती है कमोडिटी के अंदर, तो कमोडिटी के अंदर आप ऐसे ही कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि इस्लाम के अंदर वो चीज परमिसिबल है, हराम नहीं है।
हाँ, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वाइन के अंदर भी कुछ लोग कमोडिटी ट्रेड करते हैं। जैसे कि वाइन भी एक शराब ऐसी चीज होती है जिसको कई कई सालों तक स्टोर किया जाता है और उसको स्टोर कर कर उसको कई गुना ज्यादा कीमतों पे आगे आने वाले सालों के बाद में बेचा जाता है। तो ऐसे शर्त में मतलब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, वाइन के अंदर हम पूरी तरीके से इम्परमिसिबल है, वाइन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऐसे और कई सारी कमोडिटीज हो सकती है। आप आपके पर्सनल बेसिस पे आप देखिए क्या वो इस्लाम के अंदर वो चीज परमिसिबल है या नहीं। अगर वो चीज परमिसिबल है तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बस बात ये होगी कि आपको पूरे तरीके से उसका मालिकाना हक लेना पड़ेगा और उसके बाद में आपको उसके अंदर जो भी रिटर्न मिलेगा वो आपका प्रॉफिट होगा, वो आपके लिए पूरी तरीके से हलाल होगा। ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमने आज नजर डाली है। अगर आपको इसके अंदर किसी भी तरीके का सवाल होगा तो प्लीज कमेंट के अंदर पूछिएगा जरूर, हम आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब।